शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की बहुत अच्छे एवं शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वह बहुत ही सरलतम रूप में आपको दिया जा रहा है। अधिक से अधिक आप लोग रिवीजन करिए। जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिला है, जो वैकल्पिक विषय में एडमिशन लिए हैं और उनको नोट्स नहीं मिला है, तो वह आज मुझे मैसेज कर दें, उनको नोट्स जो है प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप बेहतर रूप से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा समाजशास्त्र पे कार्य पद्धति होगी वह आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से मैं बता देता हूं और आप लोग किस अंदाज में अब कार्य करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो समाजशास्त्र में आप लोग एक यूपीएससी के लेवल में आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और दूसरा स्टेट पीएससी, जहां पर आप लोगों का जिस राज्य का आप पीएससी देख रहे हैं एक वो हो गया। ठीक है, तो आप लोग पहला कार्य क्या करें कि सर्वप्रथम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप खरीद लें। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप खरीद लें। हमने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट खत्म कर दिया है और यूनिट फोर्थ में आप लोगों के थिंकर में कार्ल मार्क्स, वेबर और दुर्खिम, ये आप लोगों के खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स वेबर खत्म होंगे, दुर्खिम खत्म होने के कगार पे हैं। अब आप लोग इसके क्वेश्चन को वॉच करें जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। जो अकेले स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व करें, क्योंकि उनको प्रश्न मिलेगा। प्लस जो यूपीपीएससी का अगर टारगेट है वो यूपीपीएससी को वॉच करें। जो बिहार पीएससी को देना चाह रहे हैं वो बिहार पीएससी। आप शिल्पी प्रकाशन का आप एक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 35-40 रुपए के मिल जाएंगे और दोनों को आप रखिए और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको वॉच करिए और आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। बहुत जरूरी है। आप अगर उत्तर लेखन नहीं करते हैं तो तैयारी आपकी अधूरी हो जाती है। आपका भले ही उस विषय वस्तु पर बहुत गहरा आपका विश्लेषण है या आप उस विषय वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से समझे भले हों, लेकिन आप अगर उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी हो जाती है। सिंपल, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अब जैसे यूनिट फर्स्ट में आपका यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र के आविर्भाव से जो भी प्रश्न पूछे गए वो यूपीएससी को कलेक्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 9 से 10 प्रश्न यहां मिल जाएंगे और स्टेट पीएससी से लगभग 10 प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा के यूनिट फर्स्ट से प्रश्न आएंगे। तो ये आपकी तैयारी का जो प्रारूप है वो कुछ इस अंदाज में होना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम। अब कार्ल मार्क्स से ऐतिहासिक भौतिकवाद से अगर प्रश्न पूछा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से पूछा है, या आपका उत्पादन की विधा मोड ऑफ प्रोडक्शन से पूछा गया है, या एलिनेशन थ्योरी अलगाववाद से पूछा है, या आपका स्तरीकरण से पूछा है, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं वर्ग संघर्ष से पूछा गया है, तो आप उन प्रश्नों को वॉच करें, यूपीएससी स्टेट पीएससी दोनों को, और कार्य करें। ठीक है, ऐसे वेबर पे, दुर्खिम पे आप इन प्रश्नों को शुरू करिए देखना और लिखना। देखिए कलम बहुत है लिखने के लिए, उठाओ तो जरा। तो आप अपने कलम को उठाओ और इन प्रश्नों पर जो भी विश्लेषण आप लोग किए हैं, देखिए मेरा नोट्स बड़ा सरलतम रूप में है। आप मेरे नोट्स को बड़े ही सरल रूप से शॉर्ट में करके आप उन चीजों को बड़े गहरे रूप से तैयार कर सकते हैं और उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप
प्रश्न को पढ़िए, जितना पूछा जाए उतना लिखकर हमें भेजिए, हम आपके प्रश्न को चेक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन करने के तत्पश्चात आपको बताएंगे कि कहाँ कमी कर रहे हैं या कहाँ पर आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को जब आपको पता चलने लगेगा तो आप बहुत बेहतर दिशा में आप कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रारूप होना चाहिए अब तैयारी का। ओके, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, ये आपका प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो भी इसमें सोशियोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर है, ठीक है, समाज शास्त्र से जो भी करंट अफेयर है वो आपको देखिए, एक समाज शास्त्र में फर्स्ट पेपर है, ठीक है, यहां पर आपको कुछ करंट अफेयर मिलेंगे लेकिन वो यहां से जोड़कर मिलेंगे। ठीक है, जो भी करंट अफेयर मिलेंगे वो यहां सेकंड पेपर से जोड़कर पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे आपका कोई करंट अफेयर राजनीति एवं समाज से निकल के आता है, ठीक है, एवं समाज से, ठीक है, उन करंट अफेयर को वॉच करते रहिए। कोई महिला से संबंधित मुद्दा निकल के आता है, उनको आप वॉच करिए, जैसे बलात्कार क्यों और कब तक, इस पर मैं क्लास भी लूंगा। यौन सूचिता से, घरेलू हिंसा से, ठीक है, मान उनके पैतृक संपत्ति में जो अधिकार है ना, तो तमाम प्रकार के आपके टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को पढ़ें और उसके तत्पश्चात यहां पर जोड़ ले। ऐसे धर्म एवं समाज से, ठीक है, कार्य एवं आर्थिकी जीवन से, तो उन करंट अफेयर को आप जैसे योजना और कुरुक्षेत्र, इसको आप लगातार वॉच करते रहिए, योजना और कुरुक्षेत्र को। वहां से आपको जो भी सामाजिक मुद्दे, भारतीय समाज के जो भी सामाजिक मुद्दे होंगे वो यहां पर मिल जाएंगे, इनको कार्य करिए। ठीक है, और इनका एक दूसरे से एक अंतः संबंध है, उन अंतः संबंध को समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपके प्रारूप में अब प्रारंभ होना चाहिए, बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कहीं पर आपको कोई समस्या हो तो वह मुझे आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आपके समस्याओं को देखें और समझें और उन समस्याओं का निवारण करें, है ना। जैसे डॉक्टर होता है वह इलाज करता है और पेशेंट को बिल्कुल सही कर देता है, तो ऐसे यदि आपके अंदर कोई भी समस्याएं होंगी आप हमें जब बताएंगे, और समस्याएं देखिए छोटी भी हो या बड़ी भी हो, समस्याएं होते हैं, तो उनको कहने में तनिक भी आप बिल्कुल भी आप न शर्माएं, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है। ठीक है, और दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम के प्रति एक डेडिकेशन है या एग्ज़ाम के प्रति उनकी जो एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से बदलाव की स्थिति में आ जाता है ना। कभी वह बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लेवल में बहुत हाई हो जाते हैं। तो बड़ा ही बैलेंस आपको कार्य करना होगा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, अब जैसे मान लो कि आजकल जैसे मेरे शादी में ज़रूर आना मूवी आई, तो अब जिन लोगों के लाइफ में मान लीजिए प्रेम रहा और ब्रेकअप हो गया, तो अब वो जैसे गाना देखेंगे, मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो अब वो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं ये झलक दिख जाएगी कि मैं अपने जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, हम उनको हराने के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी के जीवन में मान लीजिए कि पड़ोसी से बड़ा विवाद की स्थिति हुई, है ना, जिसमें पड़ोसी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया। अब वह इसलिए आईएएस अधिकारी बन रहा है ताकि मैं पड़ोसी को दबा सकूं, है ना। कुछ महिलाएं इसलिए आईएएस अधिकारी बनना चाह रहे हैं क्योंकि तमाम प्रकार के समाज में छिछोरे हैं, उनको गोली से मार देना उनका उद्देश्य है, ऐसे छिछोरे को मार दूंगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तैयारी का माध्यम अभी आप सिर्फ सामान्यतः रूप से धैर्यता का परिचय दें और अच्छे रूप से तैयारी करें। जितना आपके सिलेबस में दिया गया है उन सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करें और एक एक करके सिलेबस को जब आप खत्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के अनुसार अपने आप को मत बनाइए, नहीं तो यह समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा विचलित आपको कर सकती है। ठीक है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। ठीक है, और बहुत आईएएस अधिकारी तमाम प्रकार के इंटरव्यू दे रहे होंगे, एग्जाम का रिजल्ट आया तो आप बहुत ज़्यादा मत देखिए, एक आध दो को देख लिया, पता चल गया कि क्या प्रारूप होना चाहिए आपके तैयारी का, बस उतना जानिए। आपको देखना क्या है, आप अपने सिलेबस पर फोकस करें ना, सिलेबस को खत्म करें। उनको कितना देखेंगे, हर लोगों की अपने तैयारी का प्रारूप अलग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हर लोगों का अपना तैयारी का, आप अपने तैयारी का प्रारूप बनाए ना, सफलता आपको अर्जित करनी है। प्रत्येक व्यक्ति, भाई सफल व्यक्ति क्यों बना, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कार्य को बड़े ही अलग अलग ढंग से करता है, इस कारण वह सफलता अर्जित करता है। तो आपके कार्य, क्योंकि आपकी बॉडी है ना, आपके बॉडी में हो सकता है कि कभी गुस्सा आता है, कभी आप बड़े नरम स्वभाव के, कभी आपके अंदर इमोशन बहुत तेज से झलक के बाहर आती है, किसी के अंदर इमोशन ही नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का बॉडी अपना अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना विचार अलग अलग है, तो हर एक व्यक्ति का अपना कार्य करने की प्रक्रिया भी तो बड़े ही अलग ढंग से होगी ना। तो अलग ढंग से होगी तो अपना कार्य बनाइए, अपनी कार्य पद्धति बनाइए, तभी जाकर आप इस एग्जाम में सफलता अर्जित कर सकते हैं। देखिए, पेपर को एनालिसिस करने के तत्पश्चात यह पता चल रहा है कि पेपर बहुत, देखिए ट्रेडिशनल जो सिलेबस है, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। ठीक है, आप करंट अफेयर को बस उतना पढ़िए, डेली करंट अफेयर पे काम करिए। जो डेली करंट अफेयर पे काम करता है बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब एक बहुत एयर इंडिया का न्यूज सुनिए, या एयर इंडिया का न्यूज नहीं सुन रहे हैं तो डीडी नेशनल या संसद का कोई भी एक न्यूज 8 से 8:30 का शाम को, क्योंकि वह पूरे दिनचर्या के न्यूज को शाम को बिल्कुल लगभग उतने ही न्यूज सामान्यतः रूप से पूरा कर देता है। तो शाम के 8 से 8:30 का कोई न्यूज देख लीजिए। ठीक है, उन न्यूज को आपने देख लिया, अब उनसे निकलने वाले जो टॉपिक हैं, क्या क्या मीटिंग हुई, क्या क्या चीजें हुई, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उन चीजों को बहुत ही शॉर्ट में नोट कर लेना है। ठीक है, न्यूज़पेपर को डेली आप वॉच करिए, न्यूज़पेपर को कोई एक न्यूज़पेपर, उन न्यूज़पेपर को आप वॉच करें अच्छे तरीके से, और एडिटोरियल को पढ़ने की ताकत डेवलप करिए, एनालिसिस करिए कि एडिटोरियल में, देखिए एडिटोरियल का दो जगह फायदा होगा, एक केस स्टडी में आपका जो रीडिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपका सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसमें भी रीडिंग पावर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप वहां पर बेस्ट कर सकते हैं। मान लो कि आपको मैथ और रीजनिंग में कहीं ना कहीं कमजोरी फील होती है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको बचाएगा ना, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका रीडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन में अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ये कार्य करने के लिए आपको न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन बहुत स्ट्रांग तरीके से वॉच करना है और बहुत स्ट्रांग तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, और एनालिसिस करिए कि क्या चीजें निकल के आ रही है और अपने काम की चीज को निकाल लीजिए। और दोस्तों, आपको प्रश्न तो ध्यान देना ही है, लेकिन आपको उत्तर से भी प्रश्न को बनाना है, क्योंकि उत्तर से प्रश्न बनाने की कला आपको जो आगामी परीक्षा है उसमें किस स्तर का यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में जो प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति है वो कहीं मंगल ग्रह से नहीं आया हुआ है, वह कहीं बुध ग्रह से नहीं आया हुआ है, वो इसी पृथ्वी का आप ही की तरह एक मानव है और वह आप ही की तरह सोचता है, लेकिन थोड़ा आपसे अलग और हटकर सोच रहा है। आप उससे तेज आगे बढ़िए। देखिए, रेस में आपको रेस जीतना है तो आपको जो रेस में जीतने वाला है उससे तेज आपको सोचना ही पड़ेगा, तभी आप रेस जीत सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप अच्छे तरीके से करिए। और कोई भी अगर अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर में कोई मैगजीन है वो एनालिसिस करके दे रहा है, तो एक मैगजीन को जरूर आप अपने टेबल पर रखिए। ठीक है, और प्लस आपको क्या कहते हैं,
प्लस आपको योजना कुरुक्षेत्र को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सब आपको ऑप्शनल में भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये आपको जीएस में भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। और ट्रेडिशनल जो सेक्शन है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए, ओके। तो ये कार्य अब आप अच्छे तरीके से करना शुरू करेंगे, ओके। क्या आप अब अपने कार्य को इस स्तर पे आप शुरू करेंगे, ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चल, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आपको आगे की प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। तो हम आपको दुर्खिम के टोटेमवाद पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 क्लासेस हो चुकी है, आज अंतिम क्लासेस है। टोटेमवाद, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। दुर्खिम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको कहा था? टोटेमवाद को। इस पर हमने आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया हूं, ठीक है। टोटेमवाद को दुर्खिम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप कहा था। कौन सा शब्द? टोटेमवाद, ठीक है। टोटेमवाद। टोटेम एक क्या है? टोटेम एक पवित्र चिन्ह है, ठीक है। पवित्र क्या है? चिन्ह है, ठीक है। टोटेम क्या है? एक पवित्र चिन्ह है। और ये कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों में, ठीक है। तो टोटेम एक क्या है? एक पवित्र चिन्ह है। और यह पवित्र चिन्ह कुछ भी हो सकता है, एक वृक्ष हो सकता है। टोटेम एक वृक्ष हो सकता है पवित्र चिन्ह, वह एक जानवर हो सकता है, वह एक पक्षी हो सकता है, ठीक है। वह कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है, तो कोई भी पवित्र चिन्ह हो सकता है। ये चीज आप लोगों को मैंने चर्चा किया हुआ है। और जब इस पवित्र चिन्ह की उपासना हम करते हैं तो वही आपका टोटेमवाद कहलाता है। ये हमने आप लोगों से बड़े बृहद स्तर पर चर्चाएं कर चुका हूं। तो आगे हमने चर्चा आप लोगों से किया था कि दुर्खिम के अनुसार कुछ भी अपने आप में क्या पवित्र बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पवित्रता क्या है? तो पवित्रता एक गुण है। पवित्रता क्या है? एक गुण है जिसे समाज किसी भी वस्तु पर आरोपित कर सकता है ना। ये समाज है, समाज किसी भी वस्तु पर पवित्रता के गुण को आरोपित कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पवित्रता किसी भी वस्तु के आंतरिक चरित्र का हिस्सा नहीं होता है, राइट। पवित्रता किसी भी वस्तु के आंतरिक चरित्र का हिस्सा नहीं होता है। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति ही पवित्र एवं अपवित्र के बीच के अंतर के कारण हुई है। अर्थात कि पवित्र और अपवित्र के बीच जो उपस्थित अंतर है, उस अंतर के कारण किसका जन्म हुआ? धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र को हम क्या कहते हैं। पवित्र को हम श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। पवित्र को श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे हम अपने हिंदू धर्म में गाय के प्रति मेरी बड़ी आस्था है, तो हम उसको श्रेष्ठ समझते हैं। अब जबकि हमारा किसी भैंस के प्रति उतना हमारा आस्था नहीं है, तो उसको हम श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। और अपवित्र को हीन माना जाता है। अब आप देखिए कि हमारे घर में जो गाय के गोबर होते हैं उससे लेप लगाया जाता है ना, लेकिन भैंस के गोबर से तो लेप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हमने गाय के गोबर को एक श्रेष्ठ माना है ना। और जो भैंस के गोबर है उसको हमने श्रेष्ठ नहीं माना है। तो ये चीजें होती है। तो पवित्र अपवित्र से क्या है? पृथक है, अलग है एवं उससे परे है। तो दुर्खिम के अनुसार जो धर्म है, उस पवित्र वस्तु के प्रति आस्था, जो पवित्र वस्तु है जिसको समाज ने आरोपित किया है, तो उस पवित्र वस्तु के प्रति आस्थाओं एवं कर्मकांडों का क्या है? एक समीकरण है ना। आस्थाओं एवं कर्मकांडों का क्या है? समीकरण है। तो आस्थाएं क्या होती है? आस्थाएं जो होती है वो धर्म को वैधता प्रदान करती है ना। धर्म को एक लीगल रूप, है ना, धर्म को एक वैधता प्रदान करती है। जबकि कर्मकांड जो होते हैं, जो कृत्रिम प्रकार के कर्मकांड होते हैं, वह धर्म को एक ठोस स्वरूप प्रदान करता है। अब जैसे ही समाज एक वस्तु को पवित्र मान लेता है, अब समाज किसी भी वस्तु को क्या मान लिया? पवित्र मान लिया।
तो सदस्यों से उस वस्तु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भाव को अपेक्षा करता है ना? अब समाज ने किसी भी वस्तु पर पवित्रता के गुण को आरोपित कर दिया है। अब यह उस समाज में रहने वाले जितने मेंबर्स हैं, जितने सदस्य हैं, वह हर एक सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि जिस प्रकार हमने उस वस्तु पर एक पवित्रता का गुण आरोपित किया है, तो आप उसी गुण के साथ उसका श्रद्धा एवं सम्मान करें। ठीक है? तो यहां तक आप लोगों से मैंने बड़े ही अच्छे रूप से चर्चा कर चुका हूं। ठीक है? अब अतः दुर्खिम के अनुसार अतः दुर्खिम के अनुसार धर्म में ईश्वर का होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। अभी हम आप लोगों से बात कर रहे थे, तो ये बात करने पे यह चीजें स्पष्ट हुई कि जैसे ही समाज किसी भी वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित कर दिया, है ना? अर्थात कि किसी भी वस्तु को हम पवित्र मान लिया, तो जैसे ही पवित्र मान लिया, तो जो समाज में रहने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों से उस वस्तु के प्रति जिस पे उसने पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं, उस वस्तु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव की अपेक्षा करेगा। तो दुर्खिम आगे कहते हैं कि दुर्खिम के अनुसार धर्म में ईश्वर का होना अनिवार्य नहीं है। वह पवित्र वस्तु हानिकारक वह पवित्र वस्तु हानिकारक अथवा लाभदायक भी हो सकती है, परंतु उसे कभी भी दोष नहीं दिया जाता है। आपको मैंने बताया, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि पवित्रता किसी भी वस्तु के आंतरिक चरित्र का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है? जो धर्म की उत्पत्ति हो रही है वह पवित्रता एवं अपवित्रता के बीच उपस्थित अंतर के कारण हुई है। तो पवित्र को हमने क्या माना? श्रेष्ठ माना है। अपवित्र को हमने हीन माना है। तो अर्थात कि पवित्र अपवित्र से पृथक एवं परे है, क्योंकि बीच उपस्थित अंतर के कारण धर्म की उत्पत्ति हुई है, पवित्र एवं अपवित्र के बीच। राइट? ये आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो जब समाज किसी भी वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित किया है, तो यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा लाभदायक होगा, वह हानिकारक भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? जिस आप वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं, वो हो सकता है कि वह हानिकारक हो। वह सिर्फ एक सामान्य बोध के आधार पर उस पर आपने पवित्रता के गुण आरोपित कर लिए, उसका कोई आपका अनुसंधान तो है नहीं जिस आधार पर आपने उस वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं। तो दुर्खिम बड़े अच्छी बात कहते हैं कि वह पवित्र वस्तु जिस पर समाज ने आरोपित किया है पवित्रता के गुण को, वह आपका हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है। परंतु लाभदायक है तो दोषी तो
दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन हानिकारक है तो भी उसे कभी भी दोष नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जिस समाज ने जिस वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं, वह उसी समाज में रहने वाले सदस्यों से अपेक्षा कर रहा है कि जिस प्रकार हमने पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं, उसी पवित्रता के साथ समाज के अन्य सदस्य भी श्रद्धा एवं सम्मान के भाव की अपेक्षा कर रहा है। तो दुर्खिम जी बड़ी अच्छी चीज कहते हैं कि पवित्र वस्तु हानिकारक अथवा लाभदायक भी हो सकती है, परंतु उसे कभी भी दोष नहीं दिया जाता है। दुर्खिम का यह मानना था कि मानना था कि साधारण छोटे समाज में साधारण छोटे समाज में यह पवित्र चिन्ह समाज को ही संबोधित कर रहे हैं करते रहे हैं। यह चिन्ह जो होता है समाज की पहचान बन जाते हैं। दुर्खिम का यह मानना था ठीक है। दुर्खिम का यह मानना था कि जो साधारण छोटा समाज होता है, जो साधारण छोटा समाज होता है, आपको मैंने बता चुका हूं बड़े अच्छे तरीके से कि साधारण छोटे समाज के प्रति दुर्खिम का क्या विचार है। तो जो साधारण छोटे समाज है होते हैं, उसमें यह पवित्र चिन्ह जिसको समाज ने आरोपित किया यह पवित्र चिन्ह समाज को ही संबोधित करता है ना। तभी तो वह समाज के अन्य सदस्यों से अपेक्षा भी करता है कि आप उसके प्रति एक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखें। और जब श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखने लगते हैं तो यह चिन्ह किसका पहचान बन जाते हैं? उस समाज का पहचान बन जाते हैं, है ना। उस समाज का क्या बन जाते हैं? एक पहचान बन जाते हैं। उस समाज को उस चिन्ह के माध्यम से हम जानने लगते हैं, राइट। तो क्या बन जाते हैं? पहचान बन जाते हैं। अतः टोटेम की उपासना की प्रक्रिया में मनुष्य ने हमेशा से ही यह मनुष्य ने हमेशा से ही अपने समाज
की ही उपासना की है। की ही उपासना की है। समाज ही उपासना की वास्तविक वस्तु है। ठीक है। तो अतः टोटेम की उपासना की प्रक्रिया में जो पवित्र चिन्ह है, ठीक है, उसकी उपासना है ना, अर्थात उसके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान, उस प्रक्रिया में मनुष्य ने हमेशा से ही अपने समाज की ही उपासना की है। ठीक है। किसकी उपासना की है? अपने समाज की। अर्थात कि समाज ने ही उस वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं। अब यदि व्यक्ति उस पवित्र चिन्ह अर्थात कि उस वस्तु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रख रहा है, तो किसकी उपासना कर रहा है? आप लोग कमेंट करके बताएं। वह समाज की ही तो उपासना कर रहा है। तो समाज की उपासना की, तो समाज ही उपासना की क्या है? वास्तविक वस्तु है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अतः हम यह कह सकते हैं ना कि समाज श्रेष्ठ है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि समाज क्या है? श्रेष्ठ है एवं पवित्र है, जबकि मनुष्यहीन है। एवं अपवित्र है। मनुष्य हमेशा से ही किस पर आश्रित रहा? मनुष्य हमेशा से ही अपने समाज पर आश्रित रहा है। अपने समाज पर आश्रित रहा है। यही कारण है कि उसने हमेशा किसकी उपासना की? समाज की उपासना की है। ठीक है। अभी आपको मैंने एक चीज बताया, ये चीज आपने समझा कि टोटेम की उपासना की प्रक्रिया में जब हम उस पवित्र चिन्ह को
जिसने समाज ने उस चिन्ह पर पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं। अब समाज क्या काम कर रहा है? वह अपने सदस्यों से जिस आधार पर उसने पवित्रता के गुण आरोपित किए हैं, वह अपने सदस्यों से अपेक्षा कर रहा है कि आप उसके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखें। तो अतः टोटेम की उपासना की प्रक्रिया में मनुष्य ने हमेशा से ही अपने समाज की ही उपासना की है। समाज ही उपासना की क्या है? वास्तविक वस्तु है। तो इस आधार पर जब समाज आरोपित कर रहा है, तो इस आधार पर समाज बहुत श्रेष्ठ है एवं पवित्र भी है, क्योंकि वह किसी भी वस्तु पर पवित्रता के गुण आरोपित कर सकता है। वो हानिकारक भी हो या लाभदायक भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका विरोध नहीं हो सकता है ना? तो मनुष्य हमेशा से ही तो समाज श्रेष्ठ है एवं पवित्र है। हीन कौन है? हीन मनुष्य है और वह अपवित्र है। तो मनुष्य हमेशा से ही किस पर आश्रित रहा है? हमेशा से ही अपने समाज पर आश्रित रहा है। यही कारण है कि उसने हमेशा समाज की उपासना की है। मनुष्य ने इसी कारण क्या काम किया? उसने समाज की हमेशा से ही क्या किया? उपासना की है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक जल्दी से कमेंट करें। मनुष्य हमेशा से ही अपने समाज पर आश्रित रहा है। यही कारण है कि उसने हमेशा किसकी उपासना की है? उसने हमेशा समाज की उपासना की है। चूंकि समाज जैसे समाज जैसे जटिल वास्तविकताओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है या कठिन होता है। एक पवित्र चिन्ह को जन्म दिया जाता है। एक पवित्र चिन्ह को क्या किया जाता है? जन्म दिया जाता है, जो कि किसका प्रतिनिधित्व कर सके? जो कि समाज का क्या कर सके? समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। अतः श्रद्धा एवं सम्मान के उस भाव को उस पवित्र वस्तु की ओर क्या किया जाता है?
दर्शाया जाता है। तो अब देखिए यहां पे दुर्खिम आगे कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि समाज जैसे जटिल वास्तविकताओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करना कठिन होता है। ठीक है, समाज जैसे जटिल वास्तविकताओं के प्रति, जो समाज होता है ना, तो समाज जैसे, समाज एक जटिल वास्तविकता है ना, बड़ा जटिल स्थिति होती है। तो समाज जैसे जटिल वास्तविकताओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करना कठिन होता है, क्योंकि सभी लोग समाज के प्रति एक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव नहीं रख पाते हैं, तो इसको रखना पड़ेगा, श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। तो यहां बड़ी अच्छी बात कहते हैं दुर्खिम कि समाज जैसे जटिल वास्तविकताओं के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करना कठिन होता है। तो एक हम अब उसको चाहेंगे ना कि इसके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करें, तो हम क्या काम कर देते हैं, एक पवित्र चिन्ह को जन्म दे देते हैं। अब ये पवित्र चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करेगा, यह समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि इस पवित्रता के गुण को समाज ने आरोपित किया है और समाज अन्य सदस्यों से अपेक्षा करता है कि आप इसके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखें। तो अतः श्रद्धा एवं सम्मान के उस भाव को किसके प्रति, उस पवित्र वस्तु की ओर दर्शाया जाता है। तो दुर्खिम का प्रमुख उद्देश्य क्या समझाने का था, तो दुर्खिम का प्रमुख उद्देश्य यह समझाने का था कि किस प्रकार धर्म समाज में फंक्शन प्राक्रात्मक होता है, धर्म साधारण छोटे समाज में धर्म साझा मान्यताओं, ठीक है, साझा कर्मकांडों एवं साझा भावनाओं को जन्म देता है, को क्या करता है, जन्म देता है। यह साथ में साझा उत्सव को जन्म देता है, यह साझा उत्सव को जन्म देता है। यह समाज के सदस्यों को क्या करता है, एकजुट भी करता है। यह समाज के सदस्यों को क्या करता है, एकजुट करता है। अतः
यह प्राक्रियात्मक है, यह प्राक्रियात्मक है। फंक्शनलिज्म क्यों है, प्राक्रियात्मक क्यों है? क्योंकि यह किसको एकजुट कर रहा है? समाज, धर्म जो है प्राक्रियात्मक क्यों है? क्योंकि यह समाज के सदस्यों को क्या कर रहा है? एकजुट करता है। तो दुर्खिम का जो प्रमुख उद्देश्य था, है ना, जो उन्होंने एक पवित्र चिन्ह के प्रति मतलब कि टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप उन्होंने कहा। तो दुर्खिम का प्रमुख उद्देश्य आखिरकार क्या समझाने का था? तो उनका यह समझाने का था कि किस प्रकार धर्म जो होता है वह समाज का एक फंक्शनलिज्म होता है, फंक्शन, है ना, प्राक्रियात्मक होता है ना। समाज में यह जो धर्म है वह प्राक्रियात्मक होता है, अर्थात कि जो साधारण छोटा समाज होता है उस समाज में यह धर्म क्या काम करता है? साझा मान्यताओं सॉरी, धर्म साझा मान्यताओं, साझा कर्मकांडों, है ना, एवं साझा भावनाओं को जन्म देता है। सॉरी, साझा भावनाओं को जन्म देता है। यह साझा उत्सव को भी जन्म देता है। आप लोग देखिए, आपके जैसे एक क्षेत्रीय मेला भी होता है ना, और यह हर प्रत्येक वर्ष लगता है। तो लगभग लगभग एक उत्सव का माहौल होता है जिसमें समाज के सदस्य क्या होते हैं? एकजुट होते हैं। तो अतः यह एक प्राक्रियात्मक है। ठीक है, तो यह टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं, यह हमें बताएं। किसी को कोई भी समस्या हो तो वह हमें कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं तो इसकी आलोचना भी कर लिया जाए। सभी लोग कमेंट करें। सभी को यह पूरा टॉपिक समझ में आया? समझ में आ गया हो? अब आइए इसकी आलोचना जान लेते हैं। आखिरकार आलोचना, तो दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की आलोचना इसके सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई। इसके सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई है। अर्थात दुर्खिम ने यह स्वेच्छा से, अर्थात दुर्खिम ने यह स्वेच्छा से, दुर्खिम ने यह स्वेच्छा से प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि समाज श्रेष्ठ है, मनुष्य, समाज श्रेष्ठ है, मनुष्य हीन है। ठीक है, तो दुर्खिम ने यह स्वेच्छा से प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि समाज श्रेष्ठ है, मनुष्य क्या है? मनुष्य हीन है, एवं समाज ही उपासना की वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु है।
दुर्खिम के जो धर्म के सिद्धांत हैं उसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि आलोचना इसलिए हुई सामाजिक यथार्थवाद के कारण। अर्थात कि जो दुर्खिम महोदय हैं वो किसी भी प्रकार का अनुसंधान नहीं किए, वो स्वेच्छा से प्रमाणित करने का प्रयास किए, अपने स्वेच्छा से, कि समाज श्रेष्ठ होता है, मनुष्य की कोई अस्तित्व नहीं, मनुष्यहीन है, एवं समाज ही उपासना की वास्तविक वस्तु है। अब यह सिद्धांत जो है ना, यह सिद्धांत जो है यह रूढ़िवादी प्रयोजनवाद या कारणवाद से ग्रसित है। अर्थात यहां अनुसंधान का परिणाम जो है, यहां अनुसंधान का परिणाम जो है क्या हुआ है? परिणाम पूर्व नियोजित था, एवं दुर्खिम ने इसे ज़बान प्रमाणित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो दुर्खिम के जो धर्म का सिद्धांत, जो टोटेमवाद को उन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप कहा और उसके विषय में समग्र विश्लेषण किया, तो उसकी आलोचना हुई, और उसकी आलोचना सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई। अर्थात कि जो दुर्खिम थे वह स्वेच्छा से प्रमाणित करने का प्रयास किए कि देखिए समाज श्रेष्ठ है और मनुष्य हीन है, और समाज ही उपासना की वास्तविक वस्तु है। तो यह जो सिद्धांत है ना, यह रूढ़िवादी कारणवाद या प्रयोजनवाद से ग्रसित है। आपने क्या काम किया है? आपने जो अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान का परिणाम आप पहले से ही क्या कर लिए? प्लानिंग कर लिए, पूर्व नियोजित था, एवं दुर्खिम ने बस इसको जबान प्रमाणित करने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, क्या किया? प्रयास किया। यहां तक कि जगत को जगत को मात्र पवित्र एवं अपवित्र दो हिस्सों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दो हिस्सों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के बीच भी वस्तुएं उपस्थित क्या होती हैं?
उपस्थित होती हैं जिन्हें सांसारिक कहा जा सकता है। सांसारिक कहा जा सकता है। और धर्म मात्र साधारण छोटे समाज में ही साधारण छोटे समाज में ही प्राकृतात्मक हो सकता है। प्रकार्यात्मक हो सकता है। एक धार्मिक बहुलवादी समाज में ठीक है, एक धार्मिक कैसा समाज है जहां पर बहुत से धर्म है, तो एक धार्मिक बहुलवादी समाज में जहां एक से ज्यादा धर्म का अनुपालन होता है, वहां धर्म विभाजनकारी शक्ति बन जाती है। वहां धर्म क्या हो जाता है? विभाजनकारी शक्ति बन जाती है। देखिए यहां पर आपको मैंने एक चीज यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर कि साधारण छोटे समाज में धर्म साझा मान्यताओं, साझा कर्मकांडों एवं साझा भावनाओं को जन्म देता है एवं साझा उत्सव को जन्म देता है। यह समाज के सदस्यों को एकजुट करता है। अब मान लो कि बहुलवादी समाज है तो वहां तो यह विभाजनकारी शक्ति बनेगी कि नहीं बनेगी, आप बताएं। वर्तमान परिदृश्य में आप देखिए, एक बहुलवादी समाज में धर्म जो होता है वह विभाजनकारी शक्ति के रूप में भी सामने आता है। तो यहां पर जो आलोचना हुई, पहली चीज तो दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की आलोचना इनके सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई, अर्थात कि दुर्खिम जो थे यह स्वेच्छा से प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि समाज श्रेष्ठ है और मनुष्य हीन है एवं समाज ही उस उपासना की एक वास्तविक वस्तु है। और यह जो सिद्धांत है, जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, टोटेमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, यह सिद्धांत रूढ़िवादी प्रयोजनवाद कारणवाद से ग्रसित है। कैसे? अर्थात कि यहाँ अनुसंधान का जो परिणाम है वह बिल्कुल पूर्व नियोजित है, पहले से प्लानिंग की गई है ना, पूर्व नियोजित था एवं दुर्खिम ने इसे बस जबान प्रमाणित करने का प्रयास किया। सिर्फ जबान प्रमाणित करने का क्या किया इन्होंने? प्रयास किया। यहां तक कि जगत को मात्र पवित्र एवं अपवित्र दो हिस्सों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इन्होंने दो हिस्सों में, मतलब कि उन्होंने क्या कहा था कि धर्म की उत्पत्ति पवित्रता एवं अपवित्रता के बीच उपस्थित अंतर के कारण हुई। तो ये जहां तक जगत को मात्र आप क्या कर रहे हैं, पवित्र एवं अपवित्र दो हिस्सों में वर्गीकृत किए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों के बीच भी कुछ उपस्थित है। तो इन दोनों के बीच वस्तुएं उपस्थित होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सांसारिक कहा जा सकता है। जिन्हें क्या कहा जा सकता है? सांसारिक कहा जा सकता है। तो धर्म मात्र साधारण छोटे समाज में ही प्राकृतात्मक हो सकता है। किसमें? मात्र साधारण छोटे समाज में। एक अगर धार्मिक बहुलवादी समाज है तो वहां पर एक से ज्यादा धर्म का अनुपालन होता है। वहां पर एक धर्म तो है नहीं, वहां पर अनेक धर्म है। ठीक है,
और अनेक पंथ हैं, तो धर्म वहां पर विभाजनकारी शक्ति बच जाती है। तो यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। टोटेमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप आपका समाप्त हुआ। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वह कौन सा स्टार्ट होगा? नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत। ठीक है, तो आप को मैंने बताया कि आप अपने प्रश्न को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सॉल्व करना प्रारंभ करें। आप हमें भेजें, हम आपके कॉपी को चेक करेंगे और आपको नंबर भी देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।